हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says, when subatomic particles like protons and electrons were discovered, it was required to understand where these particles should be placed inside the atom. That is, what is the model of an atom? From time to time, different atomic models like Thomson's model, Rutherford's model, Bohr's model, etc. were introduced. How the electrons are distributed around the nucleus in the different atomic shells was given by Bohr's atomic model of an atom. Question first, electrons were discovered by option first E. Goldstein, B. J.J. Thomson, C. Rutherford, and D. None of these. Question second, select the correct statement about Thomson's model of atom. Option first, revolving electrons do not radiate energy and continue to revolve in the same orbit. Option second, it is a sphere of positive charge in which numbers of electrons were embedded sufficient enough to neutralize the positive charge. Option C, it is a sphere of negative charge and positive charges were present on the boundary of the sphere to neutralize the negative charge. Option fourth, none of the above statement is correct. Question number third, which of the following is not correct about Bohr's model? Option first, electrons are revolving around the nucleus in the stationary states. Second, the whole mass of the atom is concentrated in the nucleus and the electrons have negligible mass. Third, a ground state of an atom means a state of the atom with lowest energy. Option fourth, while revolving in the discrete orbits, the electrons do not radiate any energy. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसने किया था. सेकंड में हमें पूछ रखा है कि थॉमसन मॉडल के एस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. एंड थर्ड जो है उसके अंदर हमें पूछ रखा है कि बोहर मॉडल के एस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो इन तीनों क्वेश्चनों के लिए हम की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं. की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए, की कंसेप्ट, तो हमारे पास क्या की कंसेप्ट हो जाएगा. फर्स्ट की कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल कि थॉमसन ने कौन सा एटॉमिक मॉडल दिया था और क्या चीजें हमें बताई थी. सो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की बात करें तो उन्होंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है एटम के अंदर वो क्या होता है, एक स्फीयर के रूप में होता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है या एम्बेडेड रहता है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर. पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर हो गया. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या नेगेटिव चार्ज है ये क्या है, एम्बेडेड नेगेटिव चार्ज. एम्बेडेड नेगेटिव चार्ज ये हमें बोल रखा था. और इस मॉडल को क्या बोला गया, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको बोला गया था, प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं उनका अरेंजमेंट सेम प्लम पुडिंग की तरह होता है. इसी तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड रहते हैं. और इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया था कि इस मॉडल के अंदर हमें ये बताया गया था कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये हमें बताया गया था. क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. बेसिकली पॉजिटिव चार्ज से हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली होते हैं प्रोटॉन्स, एंड जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है. सो इनका नंबर बराबर रहता है, तो बेसिकली एटम क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है. लेकिन उन्होंने किस एस्पेक्ट में बताया था, थॉमसन मॉडल के अंदर किस प्रकार से बताया गया था कि जो एटम होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या करता है कि इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर एम्बेडेड रहता है. सो ये हमारे पास थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हो जाएगा. सेकंड की कंसेप्ट की यदि बात करें तो सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल. बोहर्स एटॉमिक मॉडल. अब जब तक बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उस टाइम तक ये पता चल गया था कि जो मोस्ट ऑफ द मास होता है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है. ये रदरफोर्ड की डिस्कवरी थी कि मोस्ट ऑफ द जो मास है वो क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर होता है एटम के लिए. सो मोस्ट ऑफ द मास न्यूक्लियस के अंदर है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके बाहर ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं,
ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्बिट हो जाएगा। इस प्रकार से ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हमारे पास होते हैं। सो मैं यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए आपको 2 ऑर्बिट ही यहाँ पे मैं बनाऊंगा। सो इनके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, और ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्बिट्स। ये हमारे पास हो गया ऑर्बिट्स। अब इस मॉडल के अंदर ये बताया गया था कि ये जो ऑर्बिट्स हैं इनका एनर्जी लेवल फिक्स होता है। ऑर्बिट्स हैव ए फिक्स्ड एनर्जी लेवल। इनका फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। अब जब इलेक्ट्रॉन इनके अंदर रिवॉल्व करेगा तो वो इस ऑर्बिट की एनर्जी लेवल है, ईच ऑर्बिट के लिए अलग अलग जो हमारे पास एनर्जी लेवल रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका एनर्जी लेवल उसके पास रहेगा। और ना वो कोई एनर्जी रेडिएट करता है घूमते टाइम, कोई भी टाइप की एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट radiate any energy during revolution के दौरान वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। सो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। स्टेशनरी स्टेट। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट के अंदर, तो उसका एनर्जी लेवल फिक्स है, और वो एनर्जी लेवल उसकी ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है तो उस टाइम पे वो एनर्जी को रेडिएट करता है। यह कह सकते हैं कि जब वो ऑर्बिट चेंज करेगा तो उस दौरान हमारे पास क्या होगा, एनर्जी को वो रेडिएट करेगा, अदरवाइज हमारे पास एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता रिवॉल्यूशन के दौरान। इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग ऑर्बिट चेंज। तो ये जो मेन कंसेप्ट्स हैं वो इन्होंने बताए थे। सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो जाएगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास, हम क्वेश्चन फर्स्ट के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। उसमें पूछा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्कवर किसने किया था। सो इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया गया था, इलेक्ट्रॉन की यदि बात करें तो ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तो उस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। और जो हमारे पास एनोड रेज होती हैं, एनोड रेज ये डिस्कवर की थी गोल्डस्टीन ने। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर की थी। और जो हमारे पास रदरफोर्ड ने हमारे पास क्या डिस्कवर किया था, प्रोटॉन जो है वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। सो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने। सो अब यदि मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जे थॉमसन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन्होंने डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन मॉडल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें क्या करना है, चूज करना है। फर्स्ट हमें दे रखा है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी एंड कंटिन्यू टू रिवॉल्व इन द सेम ऑर्बिट। तो ये बात तो सही है कि वो रेडिएट नहीं करता एनर्जी, लेकिन एनर्जी का जो भी एस्पेक्ट था वो किसने बताया था, वो बोहर ने बताया था। लेकिन यहाँ पे बात करें थॉमसन मॉडल की तो उस टाइम तक रिवोल्यूशन से रिगार्डिंग या एनर्जी से रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं थी। सो थॉमसन मॉडल के एस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमें क्या बोल रखा है, इट इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर एम्बेडेड सफिशिएंट इनफ टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा करेक्ट है। हमने ये की कंसेप्ट के अंदर भी डिस्कस कर लिया कि जो हमारे पास एटम होता है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, और ये क्या कर देते हैं, सफिशिएंटली इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो ये इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और बेसिकली पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से, और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इनके चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है।
इनके चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि जितना मैग्नीट्यूड हमारे पास प्रोटॉन के चार्ज का है उतना मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होता है। सो इलेक्ट्रिकली ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो ये जो हमारा है सेकंड, ये हमारा करेक्ट है। थर्ड में क्या बोल रखा है, इट इज ए स्फीयर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज वर प्रेजेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द स्फीयर टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज। तो ये तो इनकरेक्ट है, हमारे पास स्फीयर किसका बताया था उन्होंने, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर बताया था। फोर्थ में दे रखा है नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारा कौन सा करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बोहर्स मॉडल। बोहर मॉडल के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। सो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में बोल रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी स्टेट्स। यस, ये हमने की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस कर लिया है कि न्यूक्लियस के अराउंड किस प्रकार से रिवॉल्व करता है। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर ये रिवॉल्व करते हैं। इन ऑर्बिट्स की एनर्जी वैल्यू फिक्स है और ये कोई भी टाइप की एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो रेडिएट करेगा नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। सो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट रहेगा। सेकेंड हमें क्या बोल रखा है, द होल मास ऑफ द एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास। अब हमें ये पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन प्लस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। सो होल मास किसके अंदर है, होल मास न्यूक्लियस के अंदर है। किस प्रकार से कि मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास, मास ऑफ प्रोटॉन लगभग इक्वल होता है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन के, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और इनकी वैल्यू क्या है, मास की वैल्यू क्या है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। सो हमारे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन है, या कह सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन है, वो ज्यादा है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो मैक्सिमम मास किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। मैक्सिमम मास हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, और इनके रिस्पेक्ट में क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम है। सो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बेसिकली तो करेक्ट है कि वोल मास जो है वो एटम के अंदर रहता है, सॉरी एटम का जो वोल मास है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। लेकिन ये बात बोहर ने थोड़ी बताई थी, ये बात तो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर हमें आइडेंटिफाई हुई थी। रदरफोर्ड मॉडल में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान ये आइडेंटिफाई किया गया था कि जो मैक्सिमम मास है वो किसके अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। सो बोहर मॉडल के एस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड हमें क्या दे रखा है, ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम मीन्स ए स्टेट ऑफ द एटम विद लोएस्ट एनर्जी। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने क्या डिस्कस करा कि जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इनका एनर्जी लेवल फिक्स है, और ये हमारे पास लोएस्ट एनर्जी होती है या ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, लोवेस्ट एनर्जी होती है उस ऑर्बिट के लिए, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास रहती है। सो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है, और ये बोहर मॉडल के अंदर ही बताया गया था। फोर्थ में क्या दे रखा है, व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। ये तो करेक्ट है, ये बोहर मॉडल के अंदर स्पेसिफिक बताया गया था कि ये जो ऑर्बिट्स हैं इनका एनर्जी लेवल फिक्स है, और इलेक्ट्रॉन्स कोई एनर्जी रिवॉल्यूशन के टाइम रेडिएट नहीं करते हैं। सो हमारे पास कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा इसके लिए, बी। सो आंसर तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सो फर्स्ट में हमारे पास बी आ गया, सेकंड में बी, एंड थर्ड में भी हमारे पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है। सो बी एंड बी इज द फाइनल आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.